गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का शिखर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। हम फिर से लेकर आए हैं आपको क्वेश्चन सीरीज। आगामी आपकी जो बीडीओ बीपीटीओ पटवारी की परीक्षा है उनके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज है। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न स्क्रीन पर और पढ़िए और आंसर करने की कोशिश करें। प्राचीन भारत के संदर्भ में प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ मिलते हैं। दूसरा कथन है वहां सामान और यातायात के बड़े गोदाम थे। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ए, एक और दो दोनों सही है। बी, ना तो एक और ना ही दो सही है। सी, केवल एक सही है। डी, केवल दो सही है। प्राचीन भारत के संदर्भ में बताना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। प्राचीन भारत की जब भी हम बात करते हैं बेसिकली स्टोन एज हमारे पास आता है, इंडस वैली हमारे पास आता है, वैदिक एज हमारे पास आता है, 6th सेंचुरी बीसी, और आप मौर्य, पोस्ट मौर्यन, गुप्ताज एंड पोस्ट गुप्ताज पीरियड के बात हम करते हैं। तो उसमें देखिए कौन सा सही है कथन। तो यदि हम देखते हैं इसका आंसर ए हो जाएगा। देखो, प्राचीन भारत से में बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ मिलते हैं। बिल्कुल, यदि हम देखेंगे तो नदी बंदरगाह बहुत सारे थे प्राचीन भारत में। और यदि हम ऐसे भी देखें तो हमारे पास बंदरगाह की संख्या प्राचीन भारत में अच्छे खासे मिलते हैं। यदि हम पश्चिमी तट की बात करें और पश्चिमी तट में यदि हम बंदरगाह की बात करें तो हमें गुजरात में बैरीगाजा बंदरगाह मिलता है। बैरीगाजा, इसी बैरीगाजा को हम भड़ोच भी कहते हैं। इसी भड़ोच बंदरगाह को हम भृगु कच्छ भी कहते हैं। तो इसका वर्णन हमें मिलता है जो मौर्योत्तर काल में एक प्रमुख बंदरगाह था, मौर्य काल में प्रमुख बंदरगाह था। यही हमें एक और बंदरगाह मिलता है जिसका नाम सोपारो था। एक सोपारो बंदरगाह के बारे में भी हमें यहाँ वर्णन मिलता है। यहीं बंबई के पास एक और बंदरगाह में मिलता है जिसका नाम चोल था। चोल, नॉट ए चोल राजवंश है, यहाँ ध्यान रहे। चोल राजवंश ये लिखते हैं हम ऐसे, वो है चोल राजवंश, ये अलग है। लेकिन जब चौल की बात होगी तो चौल एक बंदरगाह है जो मुंबई के पास। यहीं हमें कैम्बे बंदरगाह मिलता है। कैम्बे बंदरगाह, देखो इतने सारे बंदरगाह की हमें चर्चा मिलती है। और उसी प्रकार से यदि हम पूर्वी तट पर बात करेंगे कि पूर्वी तट पर हमारे पास कौन कौन से प्रमुख बंदरगाह थे, तो पूर्वी तट पर हमारे पास ताम्रलिप्ति मिलता है। ताम्रलिप्ति प्रमुख बंदरगाह था हमारे पास वेस्ट बंगाल में। और दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार का यह प्रमुख बंदरगाह था ताम्रलिप्ति बंदरगाह, है ना। और हमें यहाँ पर बंदरगाह के साक्ष्य मिलते हैं, जैसे घंटाशाला बंदरगाह था। घंटाशाला भी यहाँ पर एक बंदरगाह हुआ करता था। एक बंदरगाह था कदूरा। ये सारे के सारे बंदरगाह के नाम मिलते। इसी प्रकार से यदि हम थोड़ा दक्षिण की तरफ चले जाएं तो यहाँ पांड्य राज्य था। पांड्य राज्य में कोरकई, कोरकई एक प्रमुख बंदरगाह मिलता था। इसे हम नदीय बंदरगाह की संज्ञा देते हैं। कोरकई को ये एक नदीय बंदरगाह था। नदीय बंदरगाह, पांड्य राज्य की नदीय राजधानी भी होती थी यह बंदरगाह। और ये कोरकई जो बंदरगाह था ये प्रसिद्ध था मोतियों के लिए। मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। अब देखिए आपको इतनी सारी जानकारी यहाँ से मिल गई है। आपको नए नए नाम यहाँ से मिले, बैरीगाजा, बड़ोच, कैम्बे, चौल। आपको पता चला कि चौल एक बंदरगाह है। आपको ये भी पता चला कि घंटाशाला भी एक बंदरगाह है, कदूरा भी एक बंदरगाह है, कोरकई भी एक बंदरगाह है। और आगे आने वाला जो ट्रेंड है उसके अनुसार इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, आप यकीन मानिए। दूसरा था यहाँ सामान और यातायात के बड़े गोदाम थे। बिल्कुल, यदि हम ताम्रलिप्ति की बात करें तो ये सामान और यातायात का बहुत बड़ा गोदाम था यहाँ पर बंदरगाह, क्योंकि यहाँ से हम दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश है उनके साथ व्यापार का यह एक प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था। तो इसलिए हम देखते हैं कि आंसर एक और दो दोनों ही सही है। अच्छा, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सम्मति आयु अधिनियम, नोट की ये होगी सम्मति आयु अधिनियम, ऐसे लिखना था ये। सम्मति
आयु अधिनियम, अधिनियम ये है, सही तरीके से इसको ऐसा लिखा जाना है। 1891 ईस्वी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसेंट, ये जो एक्ट है इसके बारे में, कंसेंट मैरिज एक्ट, पहला है, यह बंबई के एक पारसी सुधारक बहराम जी मालावारी थे जिन्होंने इस कानून की वकालत की थी। दूसरा, इस अधिनियम को बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाली चरमपंथी शाखा ने समर्थन दिया था। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? ए, केवल दो कथन सही है। बी, ना तो दो और ना ही एक, ना तो एक और ना ही दो। सी, केवल एक। डी, ना एक और दो, दोनों सही है। तो सम्मति आयु अधिनियम, कंसेंट मैरिज एक्ट हम इसको कहते हैं, और ये 1891 में लाया गया था कंसेंट मैरिज एक्ट। ये इसके बारे में दो तर्क यहाँ पर आपको कथन दिए गए, आपको उसको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो देखो, सम्मति आयु अधिनियम 1891 बंबई के एक पारसी सुधारक बहराम जी मालावारी ने लाया था, ये बिल्कुल बात सही है। ये पश्चिमी भारत के एक प्रमुख सुधारक थे बहराम जी मालावारी, जिनके प्रयासों से सम्मति आयु अधिनियम 1891 पास हुआ था, और इसमें लिखा गया था कि 12 वर्ष से कम आयु की लड़कियों का विवाह नहीं किया जाएगा। लड़कियों का विवाह नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, किया जाएगा। ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास था बाल विवाह के संदर्भ में, जो पश्चिमी भारत के सुधारक बहराम जी मालावारी के द्वारा किया गया था। इस समय भारत के जो गवर्नर जनरल होते, यदि कभी गवर्नर जनरल पूछेंगे जब ये लाया गया एक्ट, तो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल की ये घटना है। तो ये बिल्कुल सही है कथन एक। दूसरा देखिए, इस अधिनियम को बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाली चरमपंथी शाखा ने समर्थन दिया, ये बात गलत है। बाल गंगाधर तिलक की चरमपंथी शाखा ने इस अधिनियम को किसी प्रकार का समर्थन नहीं दिया, इसलिए इसका आंसर सी है ना, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सम्मति आयु अधिनियम। और आगे हम देखेंगे कि बाल विवाह से संबंधित, बाल विवाह से संबंधित अधिनियम और भी कई अधिनियम है। जैसे एक तो आपने कहा कि सम्मति आयु अधिनियम है, एक फेमस है इसमें शारदा एक्ट, शारदा अधिनियम, ये बड़ा फेमस है शारदा अधिनियम। ये शारदा अधिनियम 1830 में आया, सॉरी 1930 में आया था शारदा अधिनियम। और इस शारदा अधिनियम के द्वारा जो लड़के के विवाह की आयु है, लड़के के विवाह की आयु है वो 18 वर्ष कर दी गई, और लड़की के विवाह की आयु 14 वर्ष कर दी गई थी, है ना। तो शारदा अधिनियम, जो कि शारदा अधिनियम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो हमारे एक समाज सुधारक के, वो भी पश्चिम भारत से आते थे, जिनका नाम था हरविलास शारदा। हरविलास शारदा, ये हरविलास शारदा के प्रयासों से लाया गया था, इसलिए इसे शारदा अधिनियम भी कहते हैं। इसमें लड़के के विवाह की आयु 18 वर्ष और लड़की के विवाह की आयु 14 वर्ष रखी गई थी। तो हालांकि इसमें हम देखें तो इसमें केवल आंसर सी ही होगा, केवल एक सही है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये है आपका, देखिए, ये सूची को सम्मिलित करना है। पाइक विद्रोह, बरेली विद्रोह, मालावार विद्रोह और सिलट विद्रोह, आगे इनसे जो संबंधित है उनको आपको सम्मिलित करना है, कौन किस विद्रोह से संबंधित है। मॉडर्न इंडिया का प्रश्न है ये, मॉडर्न इंडिया से प्रश्न है। और मॉडर्न इंडिया में भी यदि हम देखेंगे तो रिवॉल्ट से ये प्रश्न है, रिवॉल्ट से ये प्रश्न है, इनकी विद्रोह से ये प्रश्न पूछे गए हैं, उस चैप्टर से ये प्रश्न है। तो देखते हैं पाइका विद्रोह, इसको पाइका विद्रोह कह लीजिए, इसे हम बोलते हैं पाइक विद्रोह। पाइक विद्रोह, ये जो पाइक विद्रोह था ये उड़ीसा में हुआ था, उड़ीसा में, और ये विद्रोह उड़ीसा में हुआ था 1817 ईस्वी में। पाइक लोग कौन थे?
ये भी पूछा जा सकता है। पाइक लोग लगान मुक्त भूमि का उपयोग करने वाले लोग थे, ये लगान मुक्त भूमि का उपयोग करते थे, लगान मुक्त भूमि का उपयोग करने वाले, भूमि का उपयोग करने वाले थे, उपयोग करने वाले। इन्होंने ब्रिटिश सरकार की नीतियों के खिलाफ जगबंधु विद्या महापात्र के नेतृत्व में उड़ीसा में विद्रोह कर दिया था। तो इसमें ए का 4 हो गया। बरेली विद्रोह हम देखेंगे तो बरेली विद्रोह मुफ्ती मोहम्मद ये आवाज के नेतृत्व में हुआ था, बरेली विद्रोह। और ये बरेली विद्रोह हुआ था 1816 ईस्वी में। बरेली विद्रोह की डेट 1816 ईस्वी में। मालावार जो विद्रोह था इसका सीखा वन होगा, ये एडा चना कुंगन के नेतृत्व में हुआ था। और मालावार विद्रोह के यदि हम डेट देखें, मालावार विद्रोह देखिए, मालावार पड़ता है केरल में, ये यहां पर केरल है, ये केरल का मालावार तट है। यहां पर ये मालावार विद्रोह हुआ था। पहली बार मालावार विद्रोह हुआ 1884 ईस्वी में हुआ था। फिर दूसरी बार माला विद्रोह 1921 में हुआ था। यहाँ पर बेसिकली यह है कि मालावार क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उसमें से आप ये मान लीजिए जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें हैं वो हिंदू है और बाकी जो लोग हैं वो मुस्लिम है। तो एक प्रकार का सांप्रदायिक विद्रोह, मालावार विद्रोह यहाँ पर हो गया था केरला में। 1921 में यहाँ पर सांप्रदायिकता ज़्यादा देखने को मिली थी, जब पूरे भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था और हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। तो एक क्षेत्र ये ऐसा था, मालावार का क्षेत्र, जहाँ पर यह विद्रोह हो रहा था। और ये जो विद्रोह है ये सांप्रदायिकता में तब्दील हो गया था यहाँ मोपला की वजह से। एक्चुअली में मालावार जो विद्रोह है उसमें महत्वपूर्ण लोग मोपला थे। यहाँ रहने वाले जो किसान हैं उन्हें मोपला कहा जाता था, यानी कि केरल में रहने वाले जो किसान हैं, मुस्लिम किसान, एक्चुअली मोपला मुस्लिम किसानों को कहते हैं, और कहते हैं ये कन्वर्टेड हुए थे। तो ये जो मोपला विद्रोह भी कहा जाता है, ये मालावार विद्रोह भी कहा जाता है, इस क्षेत्र में ये हुआ था। लास्ट में हम देखते हैं सिलट विद्रोह। और जो सिलट विद्रोह हुआ है ये राधा राम के नेतृत्व में हुआ है। सिलट जो क्षेत्र आपका पड़ता है वो असम में पड़ता है, यहाँ विद्रोह हुआ था। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ये विद्रोह हुआ था, इसका आंसर ये हो गए। और इसमें प्रमुख कारण ये था कि ब्रिटिश सरकार ने जो वायदे किए थे कि हम बर्मा युद्ध के बाद यहाँ से वापस लौटेंगे, वो नहीं लौटे थे। परिणाम स्वरूप यहाँ पर विद्रोह हो गया था। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, ये देखिए, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। वह भिक्षु थे नागार्जुन, बी नागसेन, सी कुमारिल भट्ट, डी नागभट्ट। यानी कि किन किन के बीच ये वर्णन मिलता है। पूछ रहे वो बौद्ध भिक्षु कौन थे। वो कहते हैं मिलिंद पन्नों में राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के बीच संवाद का वर्णन मिलता है। वो कह रहे वो बौद्ध भिक्षु कौन थे। नागार्जुन थे, नागसेन थे, कुमारिल भट्ट थे, या वो नागभट्ट थे। तो इसका आंसर दीजिए, कौन थे। तो इसका सही आंसर है वो बौद्ध भिक्षु थे, नागसेन। ये बौद्ध भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षु। अब इनकी कहानी यह है कि जो बौद्ध भिक्षु नागसेन थे इनकी ख्याति बहुत प्राप्त थी, इसलिए भारत के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में, यदि आपने एंशिएंट इंडिया पढ़ी होगी तो भारत का जो ये पूरा प्रांत है इसे हम कहते हैं उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। इसमें यदि आप हम ऐसे देखेंगे तो ये अफगानिस्तान हो जाएगा और ये पाकिस्तान हो जाएगा। अफगानिस्तान में यहाँ एक जगह पड़ती है जिसका नाम है बैक्ट्रिया। ये जो बैक्ट्रिया और इसके आसपास का क्षेत्र है ये हिंद यवन के अधिकार में है। यहाँ पर हिंद यवन है जिन्हें हम और आप कहते हैं इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक। अब यहाँ पर एक इंडो ग्रीक राजा है जिनका नाम है मिनेंडर। यानी कि इस क्षेत्र में, इस हिंद यवन क्षेत्र में एक इंडो ग्रीक राजा है, इंडो ग्रीक शासक है, इंडो ग्रीक राजा है, इंडो ग्रीक राजा जिनका नाम मिनेंडर है, जिनका नाम मिनांडर है।
ये मिनेंडर प्रमुख राजा है, हिंदीवन राजा। ये हिंदीवन राजा चाहते हैं कि जो नागसेन है वो उनके दरबार में आए, वो उनके लिए एक प्रकार का शिष्टमंडल भेजते हैं, बट नागसेन आने से मना कर देते हैं। परिणाम यह है कि मिनेंडर स्वयं ही नागसेन से मिलने चले जाते। जब वो नागसेन से मिलते तो इन दोनों के मध्य जो वाद विवाद होता है, जो संवाद होता है, जो डायलॉग होता है, उसी को हम मिलिंद पनो कहते हैं। जो मिलिंद पनो है वो बौद्ध धर्म ग्रंथ है। यदि हम देखें तो मिलिंद पनो बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है। दूसरा, ये पाली भाषा में लिखा गया है, पाली भाषा में लिखा गया है। और इसमें राजा मिनेंडर और नागसेन के मध्य जो वार्तालाप हुई, जो चीजें हुई, और जिस प्रकार से फिर नागसेन से प्रभावित हुए मिनेंडर और वो मिनेंडर से मिलिंद बने। पहले वो मिनेंडर थे, पहले वो हिंदीवन थे, नागसेन से मिलने के बाद वो बौद्ध धर्म में कन्वर्टेड हो जाते, परिवर्तित हो जाते, और उनका नाम मिलिंद हो जाता। मिलिंद पनो अर्थात राजा मिलिंद के पनो, पनो अर्थात प्रश्न का वर्णन इसमें किया गया है। तो ये आंसर भी आपका हो जाएगा। नागार्जुन भी बौद्ध भिक्षु है, और ये जनरली हम देखते हैं तो अमरावती और उसके आसपास के क्षेत्र में, अमरावती, नागार्जुनी कोंडा, नागार्जुनी कोंडा वाले क्षेत्र में जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार है, महायान शाखा का, वो नागार्जुन के द्वारा ही किया गया। इसलिए हम देखते हैं कि नागार्जुन के नाम पर ही हम देखते हैं आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम नागार्जुन सागर बांध है। तो इसका सही आंसर हो गया आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम में आपने दिखाना है कि प्राचीन काल में कौन कौन भारत पर आक्रमणकारी आए और उनका भारत आने का सही क्रम क्या है। बड़ा इजी प्रश्न है, सिंपल प्रश्न है। आप देखिए, ए में देखिए, पहले शक आए, फिर कुषाण आए, फिर यूनानी आए, बी में यूनानी, शक या कुषाण आए, सी में शक, कुषाण, शक, यूनानी या कुषाण आए, डी यूनानी, कुषाण और शक आए। पांचवा देखिए, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम बैठता है भारत पर आक्रमण के संबंध में। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। सबसे पहले हिंद यूनानी आते, यूनानी अर्थात सबसे पहले आक्रमण करता है हिंद यूनानी, और हिंद यूनानी को हम बोलते हैं इंडो ग्रीक। हिंद यूनानी को हम इंडो ग्रीक कहते हैं। मौर्योत्तर काल में हम देखते हैं कि भारत पर विदेशी आक्रमण करने वाली जो पहली शक्ति थी वो हिंदीवन थे। भारत पर प्रथम बार जो विदेशी आक्रमण करता है, कभी इस प्रकार से प्रश्न आएगा तो भारत में प्रथम विदेशी आक्रमणकारी होते हखामनी साम्राज्य के लोग, ईरान के लोग, पारसिक लोग। उसके पश्चात जो दूसरा आक्रमण भारत पर होता है वो होता सिकंदर का आक्रमण, जब मगध में नंदवंश था। इसके पश्चात वहां पर मौर्य राजवंश आ जाता है, घनानंद की हत्या करने के बाद फिर मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो जाती है, और मौर्य साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य था, बैक्ट्रिया उनके अधिकार क्षेत्र में आ गया। हिंद एवं कुछ क्षेत्रों तक सीमित हो गए। वापस अशोक के बाद और अशोक के उत्तराधिकारियों के बाद मौर्य साम्राज्य का विघटन हो जाता है, और फिर से एक बार भारत पर विदेशी आक्रमण आने शुरू हो जाते हैं। इन विदेशी आक्रमण में मौर्योत्तर काल में पहला जो विदेशी आक्रमण था वो हिंद यूनानी या इंडो ग्रीक का पहला आक्रमण भारत में था। अब इसमें दो अलग अलग चीज़ों में वो बढ़ जाते हैं, आगे जाके उनकी शाखाएं बढ़ जाती है, उसमें तो हम थोड़ा भी नहीं जाएंगे, लेकिन सबसे पहले इंडो ग्रीक ही भारत में आते। एक चीज़, दूसरी चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो इंडो ग्रीक है ये कहाँ के निवासी है। तो इंडो ग्रीक जो निवासी है वो बैक्ट्रिया के हैं, ये बैक्ट्रिया के निवासी है, और बैक्ट्रिया कहाँ पड़ता है, अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में, है ना। दूसरी बात, ये जब भारत में आते हैं तो इनके द्वारा सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए जाते हैं, इनके द्वारा ही सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए जाते हैं, सोने के सिक्के चलाए जाते हैं, सिक्के चलाए
जाते हैं, है ना। अब यहां से भी प्रश्न आता है कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए? इंडो ग्रीक ने। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसके थे? तो यदि प्रश्न आएगा कि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, सबसे पहले सोने के सिक्के इंडो ग्रीक ने चलाए। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? सोने के सिक्के, तो इसका नाम हो जाएगा कुषाण, आंसर हो जाएगा कुषाण। और सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के किसने चलाए? सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के किसने चलाए? सोने के सिक्के किसने चलाए? सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के किसने चलाए? तो आंसर हो जाएगा गुप्त वंश। तो यहाँ 3 प्रकार से आपको ये देखने थे कि किस प्रकार से ये चीजें यहाँ पर होगी। तो ये हमने इंडो ग्रीक, हिंद यूनानी देखा है। एक चीज और है कि जब ये भारत में आते हैं तो इनके आने से इंडो ग्रीक और भारतीय कला के सामंजस्य से एक नवीन कला का जन्म हुआ, जिसे हम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं हेलेनिस्टिक आर्ट। हेलेनिस्टिक आर्ट का जन्म हो जाता है यूनानी और भारतीय कला के सम्मिश्रण से हेलेनिस्टिक आर्ट का जन्म हो जाता है, जिसमें बुद्ध की जो मूर्तियां हैं उस प्रकार से दिखाई गई है जैसे यूनानी देवता अपोलो के समान होता है, उस प्रकार से अलंकारिक जो मूर्तियां है वो यहाँ पर दिखाई गई। इसके पश्चात हम देखते हैं कि यूनानियों के बाद शक आते हैं। शक मध्य एशिया से आने वाली एक जनजाति थी, ये मध्य एशिया से आते हैं, ये बैक्टीरिया से आते हैं, और शक मध्य एशिया से आते हैं। शक मध्य एशिया से आने वाली एक खानाबदोश जनजाति है। ये इनकी कुल 5 शाखाएं थी, और 5 शाखाओं के बाद जब ये भारत में आते तो भारत में ये 2 शाखाओं में बढ़ जाते, जिसमें से जो एक शाखा थी वो उत्तरी शाखा कहलाती है या उत्तरी क्षत्रप कहलाते हैं, और दूसरी जो शाखा थी वो पश्चिमी क्षत्रप कहलाते हैं। इनमें से यदि हम देखें शक शासक में, तो सबसे महत्वपूर्ण जो शासक था वो रुद्रदामन का था। और रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख समय बहुत सारे शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, खासकर मौर्य शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है, अशोक के बारे में जानकारी मिलती है, स्वयं रुद्रदामन के बारे में जानकारी मिलती है उस जूनागढ़ अभिलेख से, और स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। 4 शासकों के बारे में जानकारी मिलती है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। तो वो शक शासक था जो सबसे महत्वपूर्ण था। इसके बाद भारत आने वाले कुषाण थे। कुषाण भी मध्य एशिया के थे, और कुषाण भी खानाबदोश थे। चारागाह इनके पास होता था, खासकर पशुपालक थे एक प्रकार के। तो उसमें क्या होता है कि जो जिनका जो समाज है वो पेस्ट्रल होता है, वो एक जगह से दूसरे जगह जाता है जनरली। भारत में जब कुषाण आते तो कुषाणों का जो सबसे प्रमुख राजा भारत में था वो था कुजुल कटफिसिस। यानी कि इनमें से यदि हम देखेंगे कुषाणों में, तो सबसे पहले जो भारत आया उनका नाम था कुजुल कटफिसिस। बस 3 शासक आपको ध्यान रखने, कुजुल कटफिसिस भारत आता, उसके बाद आता विम कटफिसिस, विम कटफिसिस, और फिर आता है कनिष्क। कनिष्क कनिष्क के बाद आता है वासिष्क, और वासिष्क के बाद आता है हुविष्क। ये इनका क्रम है, कभी कभी पूछ लेते हैं। कुजुल कटफिसिस ने भारत में किसी भी प्रकार के सोने के सिक्के नहीं चलाए। भारत में जो सोने के सिक्के पहली बार चलाए गए वो विम कटफिसिस के बाद चलाए गए, और फिर इनमें सबसे महत्वपूर्ण है कनिष्क, और उनके बाद आने वाले शासक। तो ये क्रम आपको थोड़ा बहुत इसमें ध्यान रखना है, ये चीजें थोड़ी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी सही सुमेलित नहीं है? देखिए कौन सी सहायक नदी सही सुमेलित नहीं है। प्राणहिता महानदी की सहायक है, हेमावती कावेरी की है, मालप्रभा कृष्णा की है, मंजरा गोदावरी की है। तो इसमें से बताना है आपको कौन सी एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखो यदि हम देखेंगे तो हमारे पास आंसर डायरेक्ट आ गया है, प्राणहिता महानदी की नहीं है बल्कि प्राणहिता गोदावरी की है। प्राणहिता ये गोदावरी की सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी है, और गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है।
दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है ना। और यदि हम और गोदावरी के बारे में देखें तो गोदावरी का उद्गम त्र्यंबकेश्वर से है, त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी का उद्गम है। गोदावरी नदी पर अनेक परियोजनाएं हैं। जैसे यदि मैं परियोजनाओं की बात करूं तो इस पर एक पोचमपात परियोजना है, ये भी गोदावरी नदी पर बनाई गई है ना। दूसरा हम देखते हैं महानदी। तो महानदी का जो उद्गम है वो छत्तीसगढ़ से है, और छत्तीसगढ़ से भी कहां से है तो सिहावा पहाड़ी से है। महानदी पर यदि मैं परियोजना की बात करूं तो इस पर एक डैम बना हुआ है महानदी पर, ऊंचा डैम है वो हीराकुंड बांध बना हुआ है। यहाँ पर हीराकुंड बांध बना हुआ है। यदि हम बात करें तो हेमावती ऑब्वियसली कावेरी की सहायक नदी है, और जो कावेरी है ये दक्षिण भारत की एकमात्र नदी जिसमें वर्ष भर जल रहता है। बाकी सारी जो दक्षिण भारत या प्रायद्वीप भारत की नदियां हैं वह मानसूनी जलवायु पर निर्भर करती है, मानसून पर निर्भर करती है। मानसून के समय तो उसमें जल रहता है, बाकी नहीं रहती। कावेरी ऐसी है जिसमें वर्ष भर जल रहता है, क्योंकि ये दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त करती है। दूसरा, कावेरी नदी का जो उद्गम है वो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से है, कर्नाटका से, और सबसे ज्यादा जो विवाद है वो भी कावेरी नदी पर है। माल प्रवाह हो गई, घाट प्रवाह हो गई, है ना, माल प्रवाह, घाट प्रवाह, पंचगंगा, दूध गंगा, ये सारी की सारी जो सहायक नदियां हैं वो कृष्णा की। हमें पता है कृष्णा नदी पर कौन सा बांध बना, अभी हम डिस्कस कर रहे थे हिस्ट्री में, इस पर नागार्जुन सागर बांध बनाया गया है। मंजरा भी गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी है। तो इसका आंसर हमें मिल गया, हमें गलत छांटना था तो आंसर ए हो गया इसका। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए, रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है। दूसरा, बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है। तो ए में देखे केवल एक, बी में केवल दो, सी में एक और दो दोनों, डी में ना तो एक और ना ही दो। तो बताइए कौन सा सही है? तो यदि हम देखेंगे रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी से मिलती, ये गंगा नदी है, इसको सीधा आप ऐसे यदि देखेंगे ये गंगा नदी है, बाद में जाके बांग्लादेश में चली जाती है, ये गंगा नदी है। और यदि हम देखेंगे तो इधर बाएं और की सहायक नदियां हो जाएगी, बाएं और की सहायक नदियां हो जाएगी जो आपको पता होनी चाहिए, और इधर दाएं और की सहायक नदियां हो जाएगी, सहायक नदियां हो जाएगी। अब इसे देखिए रामगंगा जिसकी हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल, और रामगंगा यूपी के कन्नौज के पास ही गंगा में मिलती है, बिल्कुल पश्चिमी रामगंगा है। फिर हम इधर देखेंगे गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, बूढ़ी गंडक है, और लास्ट में यहाँ आके महानंदा मिलती है। ये सारी की सारी इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज है। जबकि राइट की ओर देखेंगे तो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज यमुना मिलेगी आपको, यमुना मिलेगी, और प्रायद्वीपीय भारत का जल लाकर सीधी गंगा में मिलने वाली नदियां सोन नदी मिलेगी, है ना। तो यहाँ पर और आपको गंगा की सहायक नदी, छोटी छोटी दो सहायक नदियां मिलेगी वेस्ट बंगाल के पास, जिनमें से एक टॉन्स है और एक अन्य यहाँ पर। तो ये इसकी राइट और इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी। बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है, गलत है, बेतवा प्रयागराज के पास नहीं मिलती है, ये एक यूपी में ही मिलती है, एक जगह पड़ती है गोंडा, उसके आसपास ये मिलती है। तो इसमें देखो तो केवल एक सही होगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? अल नीनो के
संदर्भ में। एल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। दूसरा, यह गर्म धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा देती है, जिनमें समुद्र के प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। तो देखिए केवल एक सही है, बी केवल 2 सही है, सी 1 और 2 दोनों सही है, डी ना तो 1 और ना ही 2 सही है। तो देखिए अल नीनो का मतलब यह है कि ये इंडियन मानसून को सीधा प्रभावित करती है। इंडियन मानसून को, भारतीय मानसून को यदि प्रभावित करता है तो नेगेटिवली प्रभावित करता है। भारतीय मानसून को नकारात्मक रूप में प्रभावित करता है, को नकारात्मक रूप में प्रभावित करता है। पहली बात, ये पेरू के तट पर उठने वाली गर्म जलधारा है, पूर्वी प्रशांत महासागर में बिल्कुल पेरू के तट पर उठने वाली गर्म जलधारा। और यदि ये जलधारा हमें दिखाई देती है, यदि ये जलधारा उठती है, तो इसका मतलब ये है कि इस बार जो इंडियन मानसून है वो कमजोर होगा, यहाँ पर मानसून का प्रभाव अच्छा नहीं होगा। कौन से मानसून का प्रभाव अच्छा नहीं होगा, किस मानसून के बारे में बात कर रहा है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में बात कर रहा है, जो जून जुलाई में आता है, उस मानसून के बारे में बात करो, उसे बैडली इफेक्ट करता है। बिल्कुल सही बात है। ये गर्म धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री तक बढ़ा देती है। गलत है, इतना ज्यादा नहीं बढ़ता है, ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान को बढ़ा देती है, जिससे प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। तो दूसरा गलत हो जाता है, केवल एक सही है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए एक बड़ा बेहतरीन प्रश्न है आपके लिए। ये देखिए, माउंट न्यूमैन निम्न में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, या यूं कह सकते हैं आप, माउंट न्यूमैन किस खनिज का अयस्क है। अयस्क मतलब कच्चा माल जहां से प्राप्त होता है। तो देखिए, ए तांबा, बी बॉक्साइट, सी लोहा अयस्क, डी मैग्नीज। तो बताइए माउंट न्यूमैन किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो लोह अयस्क का ही एक प्रकार है माउंट न्यूमैन, है ना। लोह अयस्क आपको पता है कितने प्रकार के हैं, यह है आपके हेमेटाइट प्रकार का होता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट और लिमोनाइट, लिमोनाइट। ये 4 प्रकार के किस्म होता है लोह अयस्क का। और भारत में लोह अयस्क के लिए यदि हम खान की बात करें, प्रमुख खानों की बात करें लोह अयस्क के लिए, तो एक हमारे पास खान पड़ती है कुद्रेमुख की खान। कुद्रेमुख ये कर्नाटक में पड़ेगी, कुद्रेमुख की खान कर्नाटक में, ध्यान रखना कर्नाटक में है। और दूसरा बेलाडीला की खान, बेलाडीला की खान है, ये छत्तीसगढ़ में, बेलाडीला की खान छत्तीसगढ़। इस बेलाडीला के खान छत्तीसगढ़ में जो लोह अयस्क हमें प्राप्त होता है, उसको हम बाहर बेचते हैं, उसका हम निर्यात करते हैं, बाहर बेचते, और निर्यात हम करते हैं उसका जापान। यदि कभी पूछेंगे जापान के लिए लोहा इसका निर्यात कौन सी खान से किया जाता है, तो बेलाडीला की खान से किया जाता है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से लेटेराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है। लेटेराइट मिट्टी के विषय में बताना है आपने कौन सा कथन सही है। पहला, यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। दूसरा, इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम की कमी पाई जाती है। अब आपने यदि अच्छे से पढ़ा होगा, इंडियन ज्योग्राफी को सही से पढ़ा होगा, तो आपको पता है लेटराइट मिट्टी के बारे में। आपको ये भी पता है कितने प्रकार की मिट्टियां हैं, और आपको ये भी पता है कि कैसे हमने विभाजन मिट्टियों का किया है, कौन सी प्रमुख मिट्टियां है, कौन सी गौण प्रकार की मिट्टियां है, कौन सी सबसे उपजाऊ मिट्टी है, इसमें किस मिनरल की आवश्यकता है। दूसरा, आपको ये भी पता है, आपने इंडियन ज्योग्राफी को यदि बहुत सही से समझा होगा कि इस पर क्लाइमेट का असर पड़ता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत की जो क्लाइमेट हो किस प्रकार के, और उसमें किस खनिजों का
कमी रहेगी, उसकी उसमें डिफिशियंसी रहेगी, जिसकी वजह से हमें कुछ उसमें उर्वरक या फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें से कौन सा सही है आंसर, आप जरा लगाएं इसको, कौन सा आंसर सही होगा। तो ये देखो, लेटराइट मिट्टी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, बिल्कुल सही। यदि हम देखें भारत में लेटराइट मिट्टी हम यदि देखेंगे ना, तो ये पहला वाला प्रश्न बिल्कुल सही कह रहा, उच्च तापमान। आप इधर वेस्टर्न घाट पर आ जाइए, पश्चिमी घाट पर आ जाइए, और इधर केरल वाले क्षेत्रों में जाइए, केरल और कुछ कर्नाटक का क्षेत्र, यहाँ जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो बड़ी भारी वर्षा होती है। हमें पता है कि पश्चिमी घाट में वर्षा बहुत अधिक होती है और इस क्षेत्र में बड़ी वर्षा होती है। जब बड़ी वर्षा होती है तो मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है, जिसे हम उपजाऊ परत कहते हैं, ये परत हट जाती है, लिंचिंग हो जाती है, हट जाती है, तो नीचे के जो मिनरल्स है वो ऊपर आ जाते हैं। परिणाम ये कि जो महत्वपूर्ण मिनरल्स थे वो हट गए हैं, जिसके कारण ये जो मिट्टी है वो कृषि के योग्य नहीं मानी जाती है। तो उच्च तापमान भी होता है यहाँ और भारी वर्षा भी होती है और लिंचिंग प्रोसेस हो जाती है, और लिंचिंग प्रोसेस के कारण ऊपरी जो मृदा की परत थी वो हट जाती है और इससे जो मिट्टी बनती है उसे हम लेटराइट मिट्टी कहते हैं। हालांकि हम फिर भी देखते हैं कि लेटराइट मिट्टी का हम इस्तेमाल करते हैं, और ये जो लेटराइट मिट्टी है उन 4 प्रमुख मिट्टियों के अंतर्गत आती है जो भारत की प्रमुख मिट्टियां मानी जाती है, जिसमें से एक जलोढ़ मिट्टी आती है, जिसमें से एक लाल और पीली मिट्टी आती है, जिसमें से एक काली मिट्टी आती है और जिसमें से एक लेटराइट मिट्टी आती है। 4 प्रमुख मिट्टियां मानी जाती है जो ICAR के वर्गीकरण के अनुसार वर्गीकृत की गई है। इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च जो 1929 में बना था, इसने 1954 में भारत की मिट्टियों का वर्गीकरण किया, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन सॉइल्स किया है 8 वर्गों में, और प्रमुख जो मिट्टियां वो 4 मानी है। दूसरा, लेटराइट मिट्टी आपको वहीं मिलेगी जिसके चारों ओर लाल मिट्टी होगी, लाल मिट्टी के इर्द गिर्द की जो मिट्टी है वही लेटराइट मिट्टी होगी। तो लगभग भारी वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में ये दोनों होता है। और लेटराइट जो मिट्टी है भारत में वो फेमस होती है काजू की कृषि के लिए, ड्राई फ्रूट्स के लिए अच्छी मानी जाती है लेटराइट मिट्टी। इसके अलावा यदि हम देखेंगे तो कोकोनट, नारियल एक्सेट्रा और रबर प्लांटेशन, इनके लिए भी जो लेटराइट मिट्टी है वो महत्वपूर्ण मानी जाती है, पश्चिमी घाट में ज्यादातर होती है। इस मिट्टी में लोह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम की कमी पाई जाती है, ये गलत है। भारत की मिट्टियों में जो कमी पाई जाती है वो नाइट्रोजन की है। भारत की मिट्टियों में नाइट्रोजन की बेसिकली कमी पाई जाती है, क्योंकि भारत की क्लाइमेट इस प्रकार है कि उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, इसलिए नाइट्रोजन की यहाँ पर कमी रहती है। तो केवल आंसर 2 इसका होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो, भारत के महान न्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। पहला, महान न्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित होगा, यानी कि योग्य होगा। दूसरा, महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। अब बताइए इसमें केवल एक सही है, 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है। डी, ना तो 1 और ना ही 2 सही है। महान न्यायवादी, जैसे ही हमने बोला महान न्यायवादी, आपको पता होना चाहिए किसके अंतर्गत महान न्यायवादी आता है, उनके क्या कर्तव्य और कार्य है भारतीय संविधान में, वो आपने अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान आ जाएगा। कौन उनकी अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है और क्या उनको उसी प्रोसेस से हटाया जाता है जिस प्रोसेस से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस को हटाया जाता है। तो देखिए, पढ़े जरा हम इसको। महान न्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित हो, योग्य हो, बिल्कुल सही। हमें पता है महान न्यायवादी के बारे में, इसे हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, AG कहते हैं, और आर्टिकल 76 में इसका वर्णन है। और बिल्कुल ये आहरित होना चाहिए, योग्यता वही होनी चाहिए इसे नियुक्त करने के लिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश में हो, बिल्कुल सही बात है। लेकिन महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जाएगा जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई भी प्रोसेस इनको हटाने के लिए संविधान में उल्लेखित नहीं है, बल्कि
महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बना रहता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है, प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है, पद पर बना रहता है ना। वो तो हम देखते हैं कि कुछ पद ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक ये अपने पद पर बना रहता है। उनमें से एक महान्यायवादी है। दूसरा, महान्यायवादी से संबंधित जो उल्लेख किया गया है वो आर्टिकल 88 भी है। आर्टिकल 88 में भी महान्यायवादी के क्या कर्तव्य है, किस प्रकार के वो कार्य करेगा, वो आर्टिकल 88 में भी मेंशन किए गए हैं। दूसरा, महान्यायवादी जो है वो भारत सरकार के एक विधि अधिकारी है। विधि अधिकारी तो जो भी सलाह भारत सरकार उससे मांगे वो देगा। वह एक प्रकार का प्राइवेट वकील है और यदि वो गवर्नमेंट के लिए काम नहीं कर रहा है तो अपनी जो पब्लिक प्रैक्टिस है ये एज ए वकील होने के नाते वो कर सकता है, कोई केस हाथ में ले सकता है, बट वो केस इस प्रकार का होना चाहिए जिसमें एक पार्टी भारत सरकार ना हो, है ना। तो ये जो सेकंड वाला ऑप्शन से ये गलत हो जाता है, इसलिए इसका आंसर केवल ए होता है। नेक्स्ट, ये क्षमा चाहते हैं हम, ये पूरा टाइप नहीं हुआ है ये प्रश्न, तो इसकी जगह नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद है। अनुच्छेद 154 राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि है। तो इसमें बताइए कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो यदि हम देखें अनुच्छेद 153 में बिल्कुल सही लिखा गया है कि राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। बिल्कुल, राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा और इसी में लिखा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति भी की जा सकती है, नियुक्ति भी की जा सकती है, की जा सकती है। ये ध्यान रहे, इस प्रकार से भी लिखा गया है तो ये बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 54 में लिखा गया है राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार, यानी कि जो राज्यपाल है और राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होगा, यानी कि राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा? राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होगा, यानी कि राज्य की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राज्यपाल में होगी। लेकिन वास्तविक अधिकारी कौन होगा? वास्तविक अधिकारी राज्य की कार्यपालिका का राज्यपाल नहीं होगा, वो मुख्यमंत्री होगा। सेम जैसे हम केंद्र के संदर्भ में पढ़ते, यहां भी हम देखते। अनुच्छेद 55 राज्यों को हटाना, ये गलत है। अनुच्छेद 55 में राज्य को हटाना नहीं लिखा गया, यही आपका आंसर होगा। यहां पर लिखा गया है अनुच्छेद 155 में लिखा गया है राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में, राज्यपाल की नियुक्ति। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने आर्टिकल 76 में किसके बारे में पढ़ा था? हमने पढ़ा था महान्यायवादी के बारे में। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल की पदावधि कितने टर्म्स के लिए रहेगा? अमूमन ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये वेल रिटर्न नहीं है कि इतने साल तक राज्यपाल रहेगा, बट सामान्यतः राज्यपाल 5 वर्ष तक रहेगा और उससे पहले भी इसको हटाया जा सकता है। तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारे पास भारत के निर्वाचन आयुक्त के निम्नलिखित में से कौन से कार्य है? एक, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति के पदों के लिए निर्वाचन करवाना। दूसरा,
नगर पालिकाओं और नगर निगमों के लिए निर्वाचन करवाना। तीसरा, उपरोक्त निर्वाचन से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णय करना। अब बताइए निम्नलिखित में से कौन से सही उत्तर है? ए 2 और 3, बी 1 और 2, सी 1 और 3, डी उनमें से कोई नहीं, है ना। तो देखिए भारत के निर्वाचन आयुक्त के बारे में, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति पदों के लिए निर्वाचन करवाना गलत। लोकसभा का अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो, ये तो उन्हीं में से चुने जाएंगे ना, लोकसभा के जो सदस्य वही चुनेंगे, अपने में से एक अध्यक्ष चुनेगा, एक उपाध्यक्ष चुनेगा। इसमें भारत के निर्वाचन आयुक्त का तो कोई रोल ही नहीं है। राज्यसभा के उपसभापति के लिए भी इनका कोई रोल नहीं, अपने में से चुनते, तो गलत है। नगर पालिकाओं और नगर निगमों के निर्वाचन करवाना, ये भी भारत के निर्वाचन आयुक्त का काम नहीं है। उपयुक्त में से सभी संदेह और विवादों को दूर करना, ये भी इनका काम नहीं है, इसलिए उपयुक्त में से कोई भी नहीं है, आंसर डी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना की गई है? जरा देखें इस प्रश्न को। भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना की गई है? अस्पृश्यता का अंत। देखो यहां से आपको समझना, शोषण के विरुद्ध अधिकार सीधा सीधा लिखा हुआ है और आप इसी से प्रश्न को पकड़ जाएंगे। और एक बार आपने प्रश्न समझ लिया, उसके नेचर को समझ लिया, तो बड़ा आसान हो जाएगा। ये कह रहा है शोषण के विरुद्ध अधिकार के संबंध में ए अस्पृश्यता का अंत है। दूसरा, मानव देह व्यापार और बलात्श्रम का निषेध है। तीसरा, कारखानों और खादानों में बच्चों की मजदूरी का निषेध है। या चौथा, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। तो बताइए कौन सा सही है इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार के संदर्भ में? शोषण के विरुद्ध अधिकार के संदर्भ में तो देखिए और सही से पढ़िए इसको, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं कि इनमें से क्या सही है। तो देखो अस्पृश्यता का अंत, देखो शोषण के विरुद्ध अधिकार है और आप यहीं से लगा लीजिए ना, अनुच्छेद 23 व अनुच्छेद 24 में है। आपके दिमाग में जैसे ये चीज आई, ये आपके दिमाग से हट गया अस्पृश्यता का अंत, क्योंकि अनुच्छेद 17 में है। और इस अनुच्छेद को हम क्या बोलते हैं? ये निरपेक्ष अनुच्छेद कहलाता है। एब्सोल्यूट अनुच्छेद है, निरपेक्ष अनुच्छेद है या निरपेक्ष अधिकार है, ये निरपेक्ष अधिकार। ठीक है। मानव देह व्यापार और बलात्श्रम के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 23 में, इस चीज के बारे में डिटेल में बताया गया। कारखानों और खादानों में बच्चों की मजदूरी का निषेध अनुच्छेद 24 में बताया गया है। और अनुच्छेद 24 के बारे में एक फैक्ट ये याद रखिए कि अनुच्छेद 24 को भी हम निरपेक्ष अधिकार कहते हैं। अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 24 निरपेक्ष अधिकार की श्रेणी में आते हैं। और यहाँ शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में पूछा गया है, तो हमारा आंसर तो यहीं से मिल गया, 2 और 3 तो है। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा नहीं, ये अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा का जो मामला है वो आर्टिकल इसमें नहीं आता है। वो आर्टिकल 25 से 28 तक में हम देखते हैं, तो ये 25 से और 28 तक में आता है, तो ये भी नहीं है। तो इसका सीधा सा आंसर हो गया, आंसर 2 और 3। ये आपको इस प्रकार से यदि देखने में बड़ा प्रश्न लग रहा है, वो अमूमन होते हैं, लेकिन जितने भी बड़े प्रश्न होते हैं वो बड़े ईजी होते, ट्रिकी होते हैं। आपने यदि सही से किसी चीज़ को पढ़ा है तो वो बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं से इस प्रश्न का क्रक्स निकाल लेंगे कि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या पूछा क्या गया है और वो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट तो देखें, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है आपको। चलिए बताइए, आजकल इस प्रकार के प्रश्न भी आने लगे, काफी योजनाओं से भी प्रश्न आ रहे हैं, तो बताइए कौन सी योजना कब शुरू हुई थी? तो देखो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शुरू हुई है नवंबर 2016 को। तो अब 1 का 4 तो ऐसे भी एक ही जगह आ रहा है, तो सीधा सीधा आपका जो आंसर है वो तो आ गया है ना।
जल जीवन मिशन, ये भी आपको पता है कि जल जीवन मिशन की जो स्थापना है, जल जीवन मिशन की जो शुरुआत है वो अगस्त 2019 से की गई थी, जल जीवन मिशन। दूसरा, जल जीवन मिशन का जो उद्देश्य है, जो भी इसमें चीजें रखी गई थी, जो मीट करनी थी, वो वर्ष था 2024 जो चला गया है। 2024 तक हमें हर घर जल पहुंचाना था, हमारा उद्देश्य था हर घर जल पहुंचाना, जल पहुंचाना, ये हमारा उद्देश्य था। ठीक है, तो इसका देखिए बी का 3। स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण था वो अक्टूबर 2014 में हमने शुरू किया था, गांधी जयंती के उसमें, और ये उद्देश्य था कि 2 अक्टूबर 2019 तक संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाना है ना। और नेक्स्ट हम देखते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, तो वो 1 मई 2016 को शुरू की गई थी, और ये जो शुरू की गई थी ये यूपी से शुरू की गई थी 1 मई 2016 को। और इसलिए इस उज्ज्वला योजना का प्रमुख उद्देश्य ये था कि गांव में अभी भी हम देखते हैं कि गैस सिलेंडर का बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, उसकी जगह जंगल से जो लकड़ियां वगैरह लाते थे उसका हम इस्तेमाल करते थे, और उस कोयले उन लकड़ियों से हम खाना बनाते थे, जिसका पर्यावरण पर इफेक्ट तो पड़ ही रहा था, साथ के साथ महिलाओं के स्वास्थ्य पर बड़ा वो जो इफेक्ट देखने को मिल रहा था। इसलिए हमने यूपी से 1 मई 2016 को इस उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मानव विकास सूचकांक यानी कि एचडीआई मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में किन संकेतों इनकी इंडिकेटर्स का उपयोग किया जाता है? ए आय स्तर, दूसरा शिक्षा, तीसरा पर्यावरण की स्थिति, चौथा संभावित जीवन अवधि या आयु। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। ये कह रहा है एचडीआई इंडेक्स जो है, एचडीआई संकेतक जो है वो किससे मिलकर बना होता है, किस किस का प्रयोग हम इसमें करते हैं, है ना। इसका आंसर दीजिए। तो देखते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आय स्तर का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल। किस प्रकार का आय स्तर है इसी से पता चलेगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। लिटरेसी, शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षा अच्छी है तो आय स्तर अच्छा होगा, बेसिक चीज है शिक्षा। पर्यावरण की स्थिति इतनी बेसिक नहीं है। संभावित जीवन अवधि, कितने समय तक वो जीवित रह सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संभावित जीवन अवधि यानी कि जब बच्चा पैदा होता है उसी पर हम आकलन लगा सकते हैं कि इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, संभावित जीवन अवधि को हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी में ये होता है कि बच्चा किन स्थितियों में पैदा हुआ, उसकी परिस्थितियां कैसी है, उसका लालन पालन किस आधार पर हो रहा है, क्या वो कुपोषण से ग्रसित तो नहीं है, जिस माता ने उसको जन्म दिया है क्या वो खुद किन्हीं बीमारी से ग्रसित तो नहीं है। भारत में बहुत सारी महिलाएं ऐसी है जो अरक्तता से ग्रसित है, तो उनके बच्चे में किसी ना किसी प्रकार की डिफॉर्मिटी या किसी ना किसी प्रकार की डिफिशियंसी आ जाती है। तो इन 3 चरों को स्टार्टिंग में लिया गया था, और एचडीआई इंडेक्स जो जारी करता है वो यूएनडीपी जारी करता है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको जारी करता। और एचडीआई इंडेक्स जो लाया था 1990 में, वो लाया था पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक के द्वारा ये लाया गया था, और भारत के अमर्त्य सेन का भी इसमें प्रमुख योगदान रहा था, अमर्त्य सेन का, है ना। 1995 में मध्य प्रदेश भारत का पहला ऐसा देश बना था जिसने एचडीआई रिपोर्ट जारी की थी। यदि हम वर्तमान की बात करें, 2024 की रिपोर्ट देखें, तो एचडीआई जो अभी रिपोर्ट आई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट में भारत का जो स्थान है वो 134वां स्थान है ना। तो इसका आंसर हो गया 1, 2 और 4, ध्यान रहे। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। आर्थिक समृद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? अब देखिए आपने कहां पर आपको ज्यादा ध्यान देना है आर्थिक समृद्धि पर। देखो ए, पहला देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, ध्यान से। दूसरा, भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है,
तीसरा जेएम कीन्स, इनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है बाजारवादी अर्थव्यवस्था में। कीन्सियन इकोनॉमी वर्तमान समय में चल रही है ज़्यादातर डेवलप्ड नेशन में, जैसे अमेरिका वगैरह में कीन्स इकोनॉमी ही हम इसको बोलते हैं, जो बाजार आधारित अर्थव्यवस्था होती है। तो जेएम कीन्स अर्थशास्त्र के जनक है। अब आपको बताना है कि नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो ए 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 1, डी 2 और 3। दो चीजें होती है इकोनॉमी में ना, दो चीजें, एक होती है आर्थिक समृद्धि, जिसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, और दूसरा होता है आर्थिक विकास, आर्थिक विकास या इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये दो चीजें हम जनरली देखते हैं। यहाँ आर्थिक समृद्धि के बारे में पूछा गया है, और जो आर्थिक समृद्धि होती है ना, आर्थिक समृद्धि ये आर्थिक विकास के ही अंतर्गत होती है। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो एक्चुअली इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक छोटा सा पार्ट है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंतर्गत ये आता है कि किस प्रकार से कोई चीजें धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, उसमें ग्रोथ हमें दिखाई पड़ती है। तो ये कह रहा भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, आप अल्प विकसित कह लो या भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था कह लो, विकासशील अर्थव्यवस्था कह लो, बात एक ही है। और अभी हमारे जो नीति आयोग के सीईओ है, कल या परसों में, कल की बात है, नीति आयोग के सीईओ है, उन्होंने कहा है कि आईएमएफ की जो रिपोर्ट आई है, आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार हमने जापान को रिप्लेस कर दिया हमारी इकोनॉमी ने, और हमारी जो इकोनॉमी है वो विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। ये कल परसों को उसमें आया, और ये हमारा अनुमान नहीं, आईएमएफ का अनुमान है कि भारत अब विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हम जो है 4000 ट्रिलियन की हमारी अर्थव्यवस्था हो गई, और 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था में बननी है, तो हम धीरे धीरे उसकी ओर अग्रसर है। हमने जापान को रिप्लेस कर दिया। अब विश्व में हमसे जो बड़ी अर्थव्यवस्था है वो केवल 3 देशों की है, पहली अमेरिका, दूसरा चीन और तीसरा जर्मनी। अगला नंबर जर्मनी का, और हम बहुत जल्दी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था, बिल्कुल हमने जो मॉडल इकोनॉमी का अपनाया था वो इस प्रकार का अपनाया था कि हम इसमें समाजवादी मॉडल भी रखते थे, समाजवादी मॉडल भी रखते थे, और इसमें पूंजीवादी मॉडल भी रखते थे। एक तरफ तो आप ऐसे समझ सकते हो, क्योंकि भारत ने आज़ादी के बाद ना पूरी तरह रशिया का मॉडल समाजवादी अपनाया, ना पूरी तरह पूंजीवादी मॉडल अमेरिका का अपनाया, बीच का रास्ता हमने चुना। या हम इस प्रकार से मिश्रित अर्थव्यवस्था का ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ निजी और सरकारी दोनों की सहभागिता रहती है, इसमें भी हम मिश्रित अर्थव्यवस्था को समझ सकते हैं। ये दोनों कथन तो बिल्कुल सही आते। जेएम किन्स अर्थशास्त्र के जनक नहीं है, ये एडम स्मिथ है, एडम स्मिथ है। लेकिन वर्तमान समय में जिस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हम देखते हैं, जिस बाजारवादी अर्थव्यवस्था को हम देखते हैं, जो बाजार पर निर्भर होती है, ये जेएम किन्स की अर्थव्यवस्था। 1929 में एक महामंदी आई थी, ग्रेट डिप्रेशन। उस ग्रेट डिप्रेशन को उभारने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका जेएम किन्स ने की थी, और जेएम किन्स ने कहा था कि जो इकोनॉमी है वो बाजार बेस्ड होनी चाहिए, बाजार में किस चीज की डिमांड है उसके अनुसार इकोनॉमी आगे बढ़नी चाहिए। इसलिए ये वाला गलत हो जाता है, आंसर हो जाता है 1 और 2। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो बताएं कौन से कथन सही है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में। यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या तक विस्तारित है। दूसरा, इसमें महिला और बच्चों के पोषण समर्थन पर विशेष ध्यान दिया गया है। तीसरा, यह 5 जुलाई 2010 को लागू किया गया था। अब बताइए, ए 2 और 3 सही है, बी 1 और 3 सही है, डी 1, 2 और 3 सही है, सी 1, 2 और 3 सही है, डी 1 और 2 सही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, यहाँ से प्रश्न अमूमन बनते रहते हैं। इस वाले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से काफी एग्जाम्स में हमने देखे, इसको नोट किया, यहाँ से प्रश्न अच्छे बनने लगे हैं। तो देखते हैं, यह 75%, बिल्कुल इसके अंतर्गत 75% रूरल पॉपुलेशन होगी और 50%
अर्बन पॉपुलेशन होगी, इस तक ये विस्तारित होगा, इसका विस्तार होगा, बिल्कुल सही। इसमें महिलाओं और बच्चों के पोषण संबंधी विशेष ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि भारत में सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो महिलाओं और बच्चों की है, मल न्यूट्रिशन की, कुपोषण की। यहाँ माता भी कुपोषित है, यहाँ बच्चा भी कुपोषित है। और देख लीजिए मध्य प्रदेश का तो एक जिला ही है जिसे कहते हैं कि ये भारत का इथोपिया है कुपोषण के मामले में। हम कुपोषण के मामले में यदि रिपोर्ट देखते हैं तो हम ब्रिक्स कंट्री में सबसे पीछे हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने इसमें विशेषता इन दोनों पर फोकस किया। यह 5 जुलाई 2010 को लागू किया गया था, बिल्कुल गलत है। ये जो अधिनियम आया था ये आया था 2013 में। बस यही यहाँ पर एक ऐसा प्रश्न था जो थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 और 2 दोनों सही है। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह दोहरा विकास एजेंडा और ट्रिप्स समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता है। औद्योगिक नीति और संबंधन विभाग भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के विनियमन करने के लिए केंद्रक अभिकरण है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1, बी ना तो 1 ना ही 2, सी केवल 1, डी 1 और 2 दोनों नहीं। इस प्रकार के प्रश्न ही आपको वीडियो बीपीडीओ पटवारी के पेपर में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अब जनरली ट्रेंड काफ़ी चेंज हो रहा है हर चीज़ों के उसमें, क्वेश्चंस के उसमें। पढ़ाई का भी ट्रेंड धीरे धीरे चेंज होने लगा है। आपको एनालिटिक ज़्यादा होना पड़ेगा, आपके सोचने की शक्ति उसका आपका विकास करना पड़ेगा। सब चीज़ें रटने से पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो देखिए इसमें राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति जो हमारा WTO से जुड़ा हुआ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से ये सब की सब चीज़ें होती है। ये दोहरा नहीं होगा, एक्चुअली में ये दोहा विकास है। दोहा जो कतर की कैपिटल है वहां पर एक, और ट्रिप्स समझौता ये भी WTO से संबंधित है। ट्रिप्स समझौता, ट्रिम्स समझौता, नामा, ये सारे के सारे जो शब्द है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। तो दोहा विकास एजेंडा ट्रिप्स समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, बिल्कुल सही। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के विनियमन रेगुलेट करने के लिए केंद्रक अभिकरण है, बिल्कुल सही। इसमें से ये दोनों ही सही है, तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा जी। चलो अब हम लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फिर से 20 क्वेश्चंस के साथ।